हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट जीके का चैप्टर नंबर 6 यानी मौर्योत्तर और गुप्त पूर्व काल से संबंधित टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? यानी अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। और शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। आगे व्याख्या देख लेते हैं इसका। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया था। आगे चलें। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो अभी अभी हमने पढ़ा, यह सेनापति था। आगे, कण्व वंश या काण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश या काण्व वंश के संस्थापक ये वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। आगे व्याख्या देख लेते हैं। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में देवभूति यानी शुंग वंश के अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। आगे चलें। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक ये सिमुक था। कौन था? सिमुक। आगे, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक भारत के इतिहास में प्रसिद्ध सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, पुराणों के अनुसार सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को मारकर मगध के राज सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह सुशर्मा था। ठीक है, आगे चलें। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया है। तो सातवाहनों ने पहले किसके यहां स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया है? तो ये मौर्यों के अधीन। किसके? मौर्यों के अधीन। आगे, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो कौन महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया? तो यह कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। आगे, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो यह भारत और यूनानी यानी भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है गांधार शैली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देख लेते हैं। गांधार शैली यानी इंडो ग्रीक का विकास सर्वाधिक कुषाणों के समय में हुआ। गांधार इसका केंद्र था। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो बुद्ध की मूर्तियों का सबसे पहले निर्माण किस कला में हुआ? तो गांधार कला में। ठीक है, इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी। आगे चलें। कनिष्क की राजधानी कहां थी? तो कनिष्क की राजधानी यह पुरुषपुर थी। कहां? पुरुषपुर या पेशावर। पेशावर का पुराना नाम क्या है? पुरुषपुर। आगे चलें। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? अभी मैंने बताया पेशावर का, यह पेशावर का दूसरा नाम है यानी पुराना नाम। आगे चलें। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो यह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके? कनिष्क के। व्याख्या देख लेते हैं। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। कुषाण राज्य के कनिष्क प्रथम के राज वैद्य थे। ठीक है, इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक संहिता किससे संबंधित है? तो यह
आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, आगे चलें। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला था। क्या था? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो ये इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किसने? इंडो बैक्ट्रियन ने। आगे चलें। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यह मथुरा संग्रहालय में इसका, ठीक है, मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये कुषाण ने। किसने? कुषाण ने। ठीक है, आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाए गए थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी थी? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा ये शीशे की बनी थी। किसके? शीशे की। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ये नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, यह कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देख लेते हैं। कनिष्क की राजसभा को प्रसिद्ध विद्वान विभूषित करते थे। पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष यह बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, नागार्जुन और चरक उनकी राज्यसभा के रत्न थे। कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यानी कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? पार्श्व थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, आगे चलें। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया? तो किस वंश के शासकों ने भूमि अनुदान देने का प्रारंभ किया? तो ये सातवाहनों ने। किसने? सातवाहन वंश के शासकों ने। आगे चलें। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका मीन्स क्या होता है? पर्दा। यानी यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यह यूनानियों ने किया था। ठीक है, पर्दे का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने। ठीक है, आगे। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? तो यह कनिष्क ने करवाया था। किसने? कनिष्क ने। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहरें चलाई? तो किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो यह कुषाण शासकों ने चलाई थी। आगे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अभी हमने पीछे पढ़ा, यह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके? कनिष्क के शासन काल में। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है और शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्या है? यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, यानी यही शक संवत यह भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, आगे चलें। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? तो यह पाकिस्तान में अब। ठीक है, पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। कौन था? खारवेल। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मौर्योत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी के हाथी गुंफा से खारवेल का एक लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है
जो दुर्दशाग्रस्त है, उस अभिलेख से हमें खारवेल का जीवन परिचय मिलता है। ठीक है, यानी हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह खारवेल से संबंधित है। ठीक है, गिरनार का स्तंभ लेख रुद्रदामन का है। ठीक है, यानी रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? तो गिरनार का स्तंभ लेख है। जबकि गुप्त शासक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्तंभ लेख है और सारनाथ लेख अशोक और कुमारगुप्त से संबंधित है। ठीक है, आगे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास यह वास्तुकला में हुआ था। कहां? वास्तुकला में। आगे चलें। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र से शुरू किया था। कहां? महाराष्ट्र में। आगे चलें। सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी यह पैठन या प्रतिष्ठान थी। कहां? पैठन या प्रतिष्ठान। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा है। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख। व्याख्या देख लेते हैं। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का शासक था। खारवेल को एरा, महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति भी कहा जाता है। इतिहासकार केपी जायसवाल ने मेघवंश राजाओं को चेदी वंश का माना है। ठीक है, उनके अनुसार ये लोग उड़ीसा तथा कलिंग के उन्हीं चेदियों के वंशज थे जो खारवेल के वंश थे और अपने साम्राज्य काल में महामेघ कहलाते थे। ठीक है, आगे चलें। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? यानी गाथा सप्तशती की रचना किसने की है? तो ये हाल ने की है। किसने? हाल ने। हाल कौन थे? ये सातवाहन नरेश थे। आगे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत। आगे। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। ठीक है, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले शुंग वंश आया। ठीक है, 3, फिर उसके बाद सातवाहन वंश आया 1, फिर उसके बाद गुप्त वंश आया 2, फिर उसके बाद चोल वंश आया 4। 3, 1, 2, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। इसका शासनकाल उत्तर भारत में 178 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व यानी 112 वर्षों तक शासन रहा। यानी शुंग वंश 178 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश यह 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। उसके बाद आया गुप्त वंश। यह 275 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। फिर उसके बाद चोल राजवंश आया। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, आगे चलें। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण यह बैक्ट्रियन या ग्रीक ने किया था। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में इनकी उपाधियां। देखिए, अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी, यानी 4 हो गया। 4 ऑप्शन में डी। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर भी इसको टैली कर लेते हैं। कनिष्क
कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता है। ठीक है। खारवेल यह कलिंग चक्रवर्ती इनकी उपाधि थी, और कुमार गुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य। ठीक है। अशोक की उपाधि प्रियदर्शी, कनिष्क देवपुत्र, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। ठीक है। आगे चलें। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम संवत की शुरुआत यह 57 ईसा पूर्व से हुई है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। विक्रम संवत अभी पढ़ा हमने 57 ईसा पूर्व 4। ठीक है। 4 सी में है और डी में, बाकी ये दोनों तो कट गए। शक संवत, यह शक संवत की शुरुआत ये 78 ईस्वी में हुआ है। तो 4-3 यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। गुप्त संवत 320 ईस्वी और कली संवत 3102 ईसा पूर्व। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। कौन था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा यह कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? कुषाण काल में। व्याख्या देख लेते हैं। कुषाण युग में ही मथुरा से बुद्ध की खड़ी व बैठी मुद्रा बनी हुई मूर्तियां मिली है। ठीक है। मथुरा से ही बुद्ध की खड़ी व बैठी मुद्रा में मूर्तियां मिली हुई हैं। कहां से? कब? कुषाण युग में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पर कर्ण वंश ने राज किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में इसके मंत्री वासुदेव ने कर दी तथा एक नए राजवंश कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है। यानी कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। इस प्रकार करीब 112 वर्षों तक शासन करने के उपरांत शुंग वंश का पतन हो गया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को किसने हराया था? तो पेन चाओ ने। किसने? पेन चाओ ने। आगे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कौन जारी किया? तो तांबे के सिक्के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में किसने जारी किया था? तो यह कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है। कुषाणों के समय में 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा तथा शीशे से कारसापण नाम का सिक्का बनता था। ठीक है। तो कुषाणों के समय में कारसापण नाम का सिक्का किससे किससे बनता था? तो सोना, चांदी, तांबा और सीसा से मिलकर बनता था। कुषाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, परंतु कुषाणों ने अपने दैनिक जीवन में व्यापारिक लेन देन तथा तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया था। ठीक है। आगे चलें। कथन 1। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है। कारण आर क्या है? उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए सही है और आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गांधार शैली कहा जाता है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था इसको। व्याख्या। गांधार प्रांत में विकसित होने के कारण इस कला को गांधार कला कहा जाता है और इस कला का संबंध यूनानी कला से होने के कारण इसको हिंद यूनानी अथवा ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त गांधार कला को इंडो हेलेनिक या ग्रीक बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। ठीक है। दोस्तों, मेहनत पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार
उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। यानी कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये महायान शाखा का अनुयायी था। किसका? महायान शाखा का। आगे चलें। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगीति। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहां? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, आगे चलें। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? यानी महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में थे। डॉक्टर भंडारकर ने पतंजलि का समय 158 ईसा पूर्व तथा द बोथलिक ने पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व एवं कीथ ने उनका समय 140 से 150 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह शक राजा रुद्र दामन के द्वारा। किसके द्वारा? शक राजा रुद्र दामन के द्वारा। आगे व्याख्या देख लेते हैं इसका। संस्कृत के आरंभिक अभिलेखों में से एक लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में सुप्रसिद्ध शक राजा रुद्र दामन का अभिलेख उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि रुद्र दामन ने गिरनार में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आगे, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किसके समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये गोंदोफिनर्स के शासनकाल में। किसके? गोंदोफिनर्स के शासनकाल में। आगे चलें। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो किस कुषाण शासक ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो ये विम कटफिसेस ने। किसने? विम कटफिसेस ने। आगे चलें। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये शकों ने। किसने? शकों ने। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में शकों की संयुक्त शासन प्रणाली में वरिष्ठ शासकों को महाछत्रप की उपाधि मिलती थी तथा अन्य कनिष्ठ शासकों को छत्रप कहते थे। ठीक है, वरिष्ठ शासक को क्या कहते थे? महाछत्रप। शकों के संयुक्त शासन प्रणाली में वरिष्ठ शासकों को महाछत्रप और कनिष्ठ शासक को छत्रप कहते थे। आगे चलें। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो यह शक वंश के शासकों ने। किसने? शक वंश के शासकों ने। आगे चलें। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये बी। कौन सा है? बी, ए है। यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यूनानी, शक और कुषाण। आगे चलें। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो भारत में पहली बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो यह ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा। आगे चलें। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो भारत यूनानी राज्य कौन सा था? यह बैक्ट्रिया था। कौन था?
बैक्टीरिया। आगे चलें। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? पीछे हमने पढ़ा था अभी, सोना, चांदी, तांबा तथा सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा गया? तो यह कारसापण कहा गया। क्या कहा गया? कारसापण। ठीक है, आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। कर्स या कारसापण एक प्राचीन भारतीय सिक्का था। जातक, पाणिनि के व्याकरण तथा चाणक्य के अर्थशास्त्र में रजत और ताम्र के सिक्के को कारसापण कहा जाता था। ठीक है, मनु तथा याज्ञवल्क्य के अनुसार ताम्र कारसापण 80 गुंजे या रत्ती के बराबर भार वाला होता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले रोम के साथ किसका व्यापार शुरू हुआ था? तो यह तमिल एवं चेरों का। किसका? तमिल एवं चेरों का। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो ये कोचीन असत्य है। कौन सा? कोचीन। बाकी ये तीनों मौर्यकालीन बंदरगाह, मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह था। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिस्टियन सी में पोंडके के नाम से संबोधित किया गया है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिस्टियन सी में पोंडके के नाम से किसको संबोधित किया गया है? तो अरिकामेडु को। किसको? अरिकामेड या अरिकामेडु को। ठीक है, आगे चलें। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य काल में किसने हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो यह डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? तो बौद्ध भिक्षु कौन बन गया था? तो यह मिनांडर था। कौन था? मिनांडर। ठीक है, आगे चलें। कुषाणों का संबंध किससे था? कुषाणों का संबंध चीन की यूची जनजाति से था। किससे? चीन की यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। तो इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सिथियन, पार्स, पहलव, ये तीनों सही है। तो 1, 2, 3 यानी ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं। ये राज्य है और इनकी राजधानी सुंग। सुंग की राजधानी क्या थी? विदिशा। चेदी की राजधानी कलिंग। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1, 2, 3, 4। आगे 64 नंबर क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? तो किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? तो यह कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। आगे निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? तो सुंग काल में किसका निर्माण हुआ था? तो सभी का। किसका? सभी का हुआ था। भरहुत के स्तूप का निर्माण भी सुंग काल में हुआ था। सांची स्तूप की वेदिका यानी रलिंग और तोरण द्वार का भी शुभारंभ निर्माण इसी काल में हुआ था। भाजा स्तूप का निर्माण भी सुंग काल में हुआ था। यानी सबका निर्माण सुंग काल में हुआ था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो गुणाढ्य ने किसकी रचना की थी? तो यह बृहत कथा की। किसकी? बृहत कथा की। आगे चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, यह गलत है।
पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, केवल 3। व्याख्या देख लेते हैं। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया में स्थित वृक्ष महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को बोध या ज्ञान प्राप्त हुआ था। बंगाल के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और इसकी जड़ों में आग लगवा दी थी, लेकिन जड़ें पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई। कुछ सालों बाद इसी जड़ से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला। वर्तमान में बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी का है। तो वर्तमान में बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? तो यह चौथी पीढ़ी का। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो यह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन मिलता है। आगे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो यह कुषाणों ने चलाए थे। किसने? कुषाणों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल ये चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।